हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं बेटा आप सभी? सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके लेकर आई हूँ मैं पाठ्यगत प्रश्न। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। सो आपने देखा तो होगा कि हमारे चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली हमें छुड़वा दिए जाते हैं ये बोलकर कि हाँ ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आप सभी से बताना चाहती हूँ ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पेपर में इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेटा बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल सीरियस वाली बात है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने के पहले क्यों ना हम थोड़ा सा हमारे चैनल के बारे में जान लें। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि क्लास 6 से लेकर बेटा 12th में आप किसी भी क्लास में है, सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरीके की कोई पेमेंट करना है क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ बेटा हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। सो हर वो बच्चा जो इन 5 स्टेट से हैं और वो हिंदी मीडियम में है, सो वो हमारे चैनल से अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस बेटा हम प्रोवाइड कराते हैं ना, वो सब होती हैं बेसिक से एडवांस लेवल पर, जहां पर हम सारी चीजें बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में आप सभी को कराते हैं प्रोवाइड और सारे डाउट्स करते हैं क्लियर। इसी के साथ साथ मैम आप जितना भी हमें पढ़ाते हैं इसके नोट्स हमें कहां से मिलेंगे? सो बेटा ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो इतना ही, बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। पाठ्यगत प्रश्न इसके पहले पूरा चैप्टर मैम ने बहुत 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 अच्छे से कवर करा दिया है। सो वे बच्चे जिन्होंने अभी तक इन चैप्टर्स को नहीं किया है, भाई पहले जाकर इस पूरे चैप्टर को पढ़ना, तब जाके आप ये क्वेश्चंस लगा पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना, सबसे पहले लाइक कर दो स्टार्ट करने के पहले ही। सो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जहां पहला क्वेश्चन हमसे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मैम है ना सामने, मैम करवा देंगे। सो आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आस्वित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। हमें 2 परख नली दी है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं कि आपको 3 दी गई है, जिसमें से 2 के बारे में बात करें तो एक में क्या है भाई अम्लीय विलयन है और दूसरे में बेटा क्या है क्षारकीय विलयन, ठीक है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए, क्या बोल रहे हैं कि यदि आपको केवल और केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आपको क्या करना है, आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थ की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। सो हमने क्या जाना, हमें 3 परख नली दी गई थी जिसमें से हमने देखा कि एक में आस्वित जल है, हमने देखा एक में क्या है हमारे अम्लीय विलयन है और तीसरे वाली में क्या है, सो उसमें है क्षारकीय विलयन। तीनों परख नली इन्हीं सारी चीजों से भरी हुई है। अब क्या बोल रहे हैं, यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है, सो आप प्रत्येक परख नली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर अम्ल है तो उसकी पहचान हम अलग तरीके से करते हैं, क्षार है तो उसकी पहचान अलग तरीके से करते हैं। सो हमारे पास भाई 3 तरीके की परख नली है, परख नली ए, परख नली बी और क्या है बेटा परख नली जो है सी है, और तीनों ही सेम साइज की हैं, पर ये वाली थोड़ी सी मोटी हो गई, मैनेज कर लेना क्योंकि हाथ से बनाई है। हमसे क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या है आस्वित जल है बेटा, ऐसे नहीं अलग पेन से लिखूंगी मैं, सुंदर तरीके से लिखना होता है हमको, ठीक है ना। इसमें क्या है बेटा आस्वित जल है। नेक्स्ट वाली में क्या है, सो ध्यान से सुनिएगा, इसमें है जलीय विलयन, इसमें क्या हो जाएगा जलीय विलयन हो जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, सो इसमें होगा क्या क्षारीय विलयन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा क्षारीय विलयन होगा। तो ये 3 तरीके के विलयन यानी कि सॉल्यूशंस इसमें होंगे। अब हमसे मतलब ये 2 तरीके के सॉल्यूशन और इसमें आस्वित जल है, हमसे बोल रहे हैं कि आपको केवल लाल लिटमस पत्र ही दिया जा रहा है जिसके आधार पर आपको इनकी पहचान करनी है। ओके, कर लेते हैं ना बेटा। तीनों परख नलियों में लाल लिटमस पत्र को डुबोने को कहा जा रहा है। सो हम क्या करेंगे, हमसे जो बोला है हम वही करेंगे कि इसमें अगर बात करें, है ना,
जैसे मान लेते हैं कि इसमें क्या है, जल है, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं, अम्लीय विलयन। बेटा कलर पे मत जाना, मैं केवल भर रही हूँ उसमें आपको समझाने के लिए, है ना, कि ऐसा ऐसा इसमें है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है बेटा कि आपको क्या करना है, इसमें लाल लिटमस पत्र को डुबो देना है। सो हमने इसमें क्या कर दिया, लाल लिटमस पत्र को क्या किया है बेटा, मान लेते हैं कि हमने इसको इसमें डुबो दिया है ना, ये इसमें क्या कर गया है, डूब गया है। अब क्या बोल रहे हैं, जिस परख नली में इसका रंग नीला हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और जिन अन्य दो परख नलियों में रंग परिवर्तन नहीं होगा उनमें जल और अम्लीय विलयन होगा। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़कर रखा है। अब इसी लिटमस पत्र को जो क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका है उसे जल और अम्लीय विलयन में डालो। जिस परख नली में रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें जल होगा, पर जिस परख नली में अम्लीय विलयन होगा उसमें नीले लिटमस का रंग जो है वो वापस से क्या हो जाएगा बेटा, लाल हो जाएगा। सो हमें यहाँ पर क्या की है, पूरी कंडीशन, पूरी कहानी को एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। तो हमसे बोला था आपको 3 परख नलियाँ दी गई हैं, पहले में आस्वेत है, दूसरे शो में एक में जलीय अम्लीय विलयन है और एक में क्या है, क्षारीय विलयन है। अब हमसे क्या बोल रहे थे, तीनों परख नलियों में हमें लाल लिटमस पत्र को डुबो देना है, हमने डुबो दिया। जिस परख नली में इसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। बिल्कुल, जिसमें भी इसे हम डालेंगे और अगर वो अपने रंग को कैसा कर देगा, नीला, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ एक क्षारीय विलयन है। फिर हम बोलेंगे जिन अन्य 2 परख नली, फिर बाकी की जो दूसरी परख नलियां बची हैं उनके रंग में परिवर्तन नहीं होगा, तो हम मान जाएंगे भाई एक में क्या है, जल, और दूसरे में क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। समझ पाएगी नहीं। अब इसी लिटमस पत्र को जो क्षारीय विलयन में डालने से नीला हो चुका है उसे जल और अम्लीय विलयन में डालने को कह रहे हैं। किस में डालने को कह रहे हैं बेटा, सो उसको ही जल में और अम्लीय विलयन में डालने को कह रहे हैं। अब उसमें भी जिस परख नली में रंग में कोई चेंज नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे भाई, वो पानी ही है। और जिस परख नली में अम्लीय विलयन होगा वो नीले लिटमस पत्र का जो रंग है वापस से क्या हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, लाल, जिससे हम समझ जाएंगे कि इसकी कहानी क्या है। तो ये थी पूरी चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 परख नली लेना था, एक में आस्वेत जल, एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन लेना था, मतलब इन दोनों में क्षारीय विलयन लेना था, एक में अम्लीय लेना था। और लाल लिटमस पत्र की हेल्प से ही हमें क्या करना था, प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान करनी थी, और हमने पहचानी कि किस में लिटमस पेपर डालने से क्या क्या चेंजेस या परिवर्तन हो रहे हैं उसमें, और उसके आधार पर हमने पदार्थ को पहचाना। ओके, डन। नाउ ये रहा अब हमारा अगले क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। सो बेटा पीतल का बर्तन हो गया, तांबे के बर्तन हो गए, इनमें हमें दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। चंगो मंगो जल्दी बताओ, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ की अगर बात करें, इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में कैसा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। बेटा क्या बोला मैंने आपको कि दही में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया कर कर हानिकारक यानी कि विषैलिक कंपाउंड्स बनाता है, यौगिक बनाता है, जिसके कारण वश ये खाने लायक रह ही नहीं जाते हैं। यही कारण होता है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, घर में भी कभी कोई इस तरीके का कुछ करे तो वहीं उन्हें रोक देना। ओके, लाइक शेयर करते चल रहे हो ना। फर्स्ट क्वेश्चन डन, सेकंड क्वेश्चन डन। कमेंट सेक्शन में पूछ लेना अगर छोटू सा भी कहीं डाउट होता है तो। ये रहा अगला क्वेश्चन, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। सो जनरली हमसे पूछा जाए कि अगर धातु की रिएक्शन एसिड से होती है, अम्ल से होती है, तो सामान्यतः कौन सी गैस निकलेगी। एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे ये भी बताएं। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें यही गैस है, उसकी जांच कैसे करेंगे ये भी हमें बताना है। ठीक है भाई, दे देते हैं आंसर। ओके,
चलिए भाई आंसर देखते हैं फटाफट से। तो हमने देखा कि जब भी किसी धातु यानी मेटल की अगर हम बात करें, इसके साथ किसकी रिएक्शन करानी हो, एसिड की, सो सामान्यतः ये होगा बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब एक काम करते हैं फटाफट से, एक बहुत ही प्यारा सा हम इक्वेशन लेते हैं, समीकरण जिसकी हेल्प से जानेंगे। सो मैंने लिया है यहाँ पर जिंक, जहां पर मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई है, सो मैंने कराई है भाई HCl, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। सो ये इक्वेशन तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, दैट्स व्हाई मैंने इसी इक्वेशन का यूज किया है। बेटा ये हमें क्या देगा, सो ये हमें देगा जिंक क्लोराइड एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगी, अलग। क्या ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है? जी हाँ बिल्कुल है। हमने देखा जिंक का एक एटम यहाँ है, हमने देखा हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ है, जिंक का एक एटम यहाँ पर मिल गया है, हाइड्रोजन के 2 एटम हमें यहाँ पर मिल गए हैं, क्लोरीन के यहाँ से हैं 2 एटम, यहाँ से भी मिलेंगे 2 एटम। एंड हमने जाना कि इस रिएक्शन के बाद कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस। तो हमें पता चला कि ठीक है भाई हाइड्रोजन गैस तो निकली, लेकिन मैम हमें पता कैसे चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? तो जलती हुई मोमबत्ती को हमें परख नली के मुंह के पास लेकर आना होगा, और फिर हम जैसे ही जलती हुई मोमबत्ती परख नली के मुंह के पास लेकर आएंगे तो हमें वहां पर एक पॉप 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 जो साउंड होता है वो सुनाई देगा, यानी फट फट की आवाज आना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी गैस है बेटा, सो वो हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन गैस। ओके डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। सो भाई कोई धातु है ए और वो क्या करता है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है, जो बुदबुदाहट जो है उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, बुदबुदाहट। इससे उत्पन्न गैस जल्दी मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो धातु का वो यौगिक क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, सो हम करा देंगे भाई तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हमसे बोल रहे थे ना कि कोई धातु है जो ए के नाम से हमें बोला गया है ना, कोई यौगिक धातु यौगिक है, ए बोल रहे हैं, उसको ए नाम दिया है, जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और बुदबुदाहट उत्पन्न करता है, और इससे उत्पन्न गैस जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को फिर बुझा देती है। फिर हमने देखा यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है, तो एक से अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा। हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, कैल्शियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होती है और H2O यानी पानी भी प्राप्त होता है। क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है? चलो फटाफट से वेरीफाई करते हैं बेटा हम। तो हमने देखा भाई कैल्शियम यहाँ पर एक एटम है, बिल्कुल है। सो कैल्शियम यहाँ पर भी एक एटम है, दोनों के ही कितने कैल्शियम में क्या एलिमेंट है, यहाँ पर भी और वहां पर भी, अभिकारक में भी और उत्पाद में भी, और दोनों के कितने कितने एटम है बेटा, एक। हमने देखा यहाँ पर कार्बन एक एटम है और कार्बन एक ही जगह पर है, यहाँ पर नहीं है। फिर हम इधर पे आए तो हमें यहाँ पर क्या मिला, सो कार्बन हमें यहाँ पर भी क्या मिला, एक एटम मिला। हमने जाना चलो ये भी यहाँ पर क्या हो गया है बेटा, बैलेंस हो गया है। फिर हमने देखा ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है, 3 है। और फिर हमने जाना कि ऑक्सीजन का एक एटम बेटा यहाँ पर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2 यहाँ पर है, तो हमने जाना कि ऑक्सीजन के 3 एटम हमें मिल गए। सो हमारी यहाँ तक की कहानी बैलेंस हो गई, चाहे वो कैल्शियम, चाहे वो कार्बन, चाहे वो ऑक्सीजन की हो। फिर हमने क्या लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन जिसके 2 एटम यहाँ दिख रहे हैं। सो बेटा 2 एटम यहाँ पर भी दिख रहे हैं। एक और एलिमेंट लिया है क्लोरीन जिसके 2 एटम यहाँ है। सो भाई यहाँ पर भी इसके 2 एटम है, तो हमने जाना कि अभिकारक और उत्पाद बेटा दोनों ही यहाँ पर हमारे पास बैलेंस है, यानी ये इक्वेशन आपके सामने है, संतुलित रासायनिक समीकरण आपके सामने है। ओके डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HCl यदि आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। सो ऐसा क्यों? तो सुनो, अगर हम HCl या HNO3 की बात करते हैं, आदि जलीय विलयन में H+ आयन बनाता है,
H धनायन भी बोल सकते हैं जिसे हम, जिसके कारण ये अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। ये क्या देता है भैया, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में H+ आयन नहीं बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जिसके कारण ये अम्लता के लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ओके डन। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? हमसे कह रहे हैं कि जो अम्ल होता है बेटा, समझ रहे हो ना चंगू मंगू, तो इसका जो जलीय विलयन होता है ना, वो जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है, ये हमसे पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लाइक शेयर करते हुए चलना है बस हमको, और कमेंट सेक्शन में बताते चलना है कि हमसे सारी चीजें बनी या नहीं बनी, है ना, मतलब सारे क्वेश्चन समझ आए या नहीं। तो सुनो, अम्ल का जलीय विलयन, इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ आते हैं कि यस, अम्ल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण ये विद्युत धारा का प्रवाह करता है। मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी बेटा, है ना, प्लीज 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 इस चैप्टर को जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है कृपया करके पढ़ लेना, एक्टिविटीज पढ़ लेना, वहां पर मैंने ये बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा करा है एक्सप्लेन। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं चेंज करती है? अगर हम बात करें कि भाई ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस की बात करें, सो वो ड्राई लिटमस पेपर के रंग को चेंज क्यों नहीं करती है, काहे इसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न नहीं हो पाता है। अगर जल ही नहीं है भाई, जल की अनुपस्थिति है, तो ऐसी कंडीशन में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से H+ आयन अलग ही नहीं हो पाएगा। सिर्फ जल की उपस्थिति में HCl से H+ आयन उत्पन्न होता है, और यही एक कारण होता है कि अगर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है और शुष्क लिटमस पेपर की बात चल रही है, सो यस ये इसके रंग को चेंज नहीं करेगा, नहीं बदलेगा। ओके डन। चलिए अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हम अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? सो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है पता है? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसे पढ़ के हमारा दिमाग चकरा जाए। सो बेटर ये है कि इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। जब भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सो हमें यही करना होता है कि हमें इनको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना होता है। कितनी बार पढ़ना होता है? 3 से 4 बार पढ़ना होता है, ताकि फिर वो बनने लगे। जैसे एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर दोनों में ही, कि बेटा जब ये चीज़ें हमसे नहीं बनती है ना, तो हम इसे बार बार रीड करते हैं। कई बार हमारे पढ़ने में भी दिक्कत हो जाती है, काद को छूट जाता है, कुछ हम ऐड कर देते हैं मन से। 2-3 बार पढ़ते हैं तो ये दिमाग में फिर भी फिक्स हो जाता है। सो अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? तो सुनो, अम्ल को तनुकृत करते समय अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। क्योंकि जल को सांद्र अम्ल में मिलाने से वे तीव्र अभिक्रिया कर विस्फोट करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम जल को सांद्र अम्ल में मिलाएंगे तो वे तीव्र अभिक्रिया करके क्या करेंगे? विस्फोट। इसके कई दुष्परिणाम भी क्या कर सकते हैं बेटा? हो सकते हैं। इसके क्या हो सकते हैं? कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए हमें कभी भी जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि हमें अम्ल को ही जल में धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अम्ल को तनुकृत करते समय बेटा ये है क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। तो हमने ये कहानी अच्छे से जान ली, हमने जान लिया कि ऐसा क्यों होता है या क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने इसको बहुत अच्छे से जान लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो सकती है? क्या बोल रहे हैं कि अम्ल के विलयन यानी इसके जो सॉल्यूशन है ना, इसको तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता है वो कैसे प्रभावित हो जाती है। सो अम्ल के विलयन को बेटा तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता की अगर बात करें, सो इसमें प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है
हमने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन था कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो हमने जाना हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में हमने क्या देखा, इसकी सांद्रता में हमें पता चला प्रति इकाई आयतन की क्या हो जाती है, कमी, इसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके डन। चलिए अगला क्वेश्चन। बेटा कुछ क्वेश्चन के आंसर बहुत छोटे हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर बहुत बड़े बड़े हैं, तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी है। जैसे कुछ क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है ना उसको देखकर कि यार इसका आंसर जो है वो कम शब्दों में भी हो जाएगा तो कम में लिख दो, और जहां तुम्हें लग रहा है कि अरे इस क्वेश्चन में हमसे कितनी सारी चीजें पूछी है मैं सारा लिख देता हूँ, है ना, मतलब ज्यादा चीजें पूछी है तो मैं सबके बारे में वन बाय वन करके लिखता हूँ, तो वही करना है। यहाँ से आपको ना थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा क्वेश्चंस के आंसर देने का, कि जितना पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है बेटा, आंसर देना है। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, अधिक क्षारक मिलाते हैं बोल सकते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। अगेन रिपीट करते हैं क्वेश्चन, एक बार और पढ़ते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है बेटा, यानी कि बेटा जो इसका सॉल्यूशन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के का विलयन की अगर हम बात करें, इसके विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं, अधिक क्षारक मिलाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे अफेक्ट होती है। तो सुनो, पहली बात तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यहाँ पर बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होता है बेटा, तो हमने जाना हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बेटा, यानी कि ये बढ़ जाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है इसमें। ओके नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वापस आ गया क्योंकि सारे पेज नंबर के साथ हम आपको ये सब पढ़ा रहे हैं। अब आपके पास क्या बोल रहे हैं, दो सॉल्यूशन है, दो विलयन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। विलयन ए के पीएच का मान 6 है। क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो विलयन ए है ना, इसके पीएच का नाम क्या है बेटा, 6 है, और विलयन बी के पीएच का मान क्या है, 8 है। सो किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्या होगा बेटा, क्षारीय होगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फिर से सुनो कि आपके पास दो सॉल्यूशन, दो विलयन है, विलयन ए विलयन बी। विलयन ए के पीएच का मान 6 है एवं विलयन बी के पीएच का मान क्या है, 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी और इनमें से कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। सो मैंने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था, हाँ या ना। पीएच स्केल याद होगा तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकेंगे कि मैम मुझे सब पता है, मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लेकिन ये तब बता पाओगे जब आपको पीएच स्केल याद होगा। हाँ, विलयन ए के पीएच का मान क्या है भाई, 6 है, एवं विलयन बी के पीएच का मान क्या है, 8 है। इसलिए विलयन ए की H+ सांद्रता की अगर हम बात करें सो वो इतनी है, तथा विलयन बी की अगर बात करेंगे सो उसकी सांद्रता इतनी है। अतः विलयन ए की हाइड्रोजन आयन सांद्रता बी की अपेक्षा कैसी है, ज्यादा है। ए की सांद्रता बी के कंपैरिजन में कैसी है, ज्यादा। सो विलयन ए के का जो पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, इसलिए वो एसिडिक नेचर का होगा, और वही विलयन बी का पीएच मान 7 से अधिक होगा, इसलिए ये क्षारकीय होगा। ये तो एक कारण है ही, लेकिन पीएच स्केल हमसे क्या कहता है, सो वो हमसे कहता है, पहली बात तो बेटा ये 0 से शुरू होता है और 14 पर होके जाता है खत्म। कहाँ से शुरू होता है, 0 से, और 14 पर होता है खत्म। सो वे पदार्थ जिनके बीच का जिनका जो पीएच है 0 से 7 के बीच होता है ना, सो बेटा वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनका पीएच क्या होता है बेटा, 7 से 14 के बीच होता है। किससे किसके बीच होता है, 7 से 14 के बीच होता है। सो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षारकीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सो वे पदार्थ क्षारकीय कहलाते हैं। समझ पाए कि नहीं। सो हमने पूरी कहानी जानी। हमारे पास दो विलयन ए एवं बी थे, जहां हमने जाना विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा अम्लीय कौन सा क्षारीय है। हमने जाना विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान 8 है। इसीलिए विलयन ए की H+ की जो सांद्रता है
H आयन की, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो इतनी है और विलयन B की कितनी है, सो वो इतनी है। हमने जाना फिर कि A की हाइड्रोजन आयन सांद्रता B की अपेक्षा ज्यादा है, अधिक है। हमसे पूछा ना किसकी ज्यादा है, तो हमने बता दिया कि भाई A की ज्यादा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और हमसे बोल रहे हैं कि इनमें से क्या अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। तो भाई A का जो pH मान है वो 7 से कम है, 7 से कम तो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा B के pH का मान यानी 8 है, तो हमने जाना कि इसलिए ये कैसा होगा बेटा, क्षारकीय नेचर का होगा। समझ पाए कि नहीं? ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के विलयन की प्रकृति पर जाने तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, हमसे यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो क्या लगता है आपको कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखो, सबसे सिंपल, सबसे साधारण, सबसे आसान, जैसे हाइड्रोजन आयन अगर हम किसके बाद चलते हैं, H+ की करते हैं, सो इसकी सांद्रता बढ़ती है और विलयन और अधिक कैसा होता है, अम्लीय होता है। क्या बोल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, विलयन और अधिक कैसा होता है बेटा, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, यानी कि अम्लीय रूप में जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, है ना। अभी हमारा पेज नंबर 31 के क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं कि भाई जल्दी से बता दो कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों है। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, और अगर होते हैं तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं, ये क्षारकीय प्रकृति के क्यों होते हैं, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। हमने जाना कि हाँ भाई हाइड्रोजन आयन कैसे होते हैं। सो हाँ, ये हाइड्रोजन आयन क्षारकीय, परंतु इनकी सांद्रता अगर हम बात करेंगे सो OH ऋण आयन आयनों की सांद्रता से कैसी होती है, कम। इसकी सांद्रता से कैसी होती है, ये कम होती है, इसीलिए ये कैसे होते हैं बेटा, क्षारकीय होते हैं। समझ पाए कि नहीं। हमने क्या जाना कि हाँ अगर हाइड्रोजन आयन की बात करें तो ये क्षारकीय है, पर इनकी सांद्रता OH ऋण आयन या OH आयन की सांद्रता से कैसी है, कम है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं। ओके, चलिए सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करेगा बेटा, उपयोग करेगा। क्या बोल रहे हैं हमसे कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। सो बात कुछ ऐसी है कि कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में, किस परिस्थिति में, कौन सी कंडीशन, कौन सी सिचुएशन, अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो उपयोग है ना बेटा, वो मिट्टी को न्यूट्रल बनाए रखने में करेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं मृदा की ही बात करें ना बेटा, सो उसकी अम्लीयता या क्षारीयता की बात करें तो हाँ भाई, मिट्टी को अगर हमें अच्छे से ग्रो कराना होता है सो उसका pH मान जो होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। किसी भी प्लांट को अगर ग्रो कराया जाता है सो यहाँ पर मिट्टी के pH का ध्यान रखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें अम्लीयता ना हो, बहुत ज़्यादा क्षारीयता ना हो, वरना वो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। सो कोई किसान खेत की मृदा की अम्लीय परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना यानी कि अगर अम्लीय परिस्थिति है भी तो उसमें प्लांट ग्रो नहीं कर सकता है, डेट्स वाई उसमें वो बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करके मिट्टी को किस कंडीशन में लेकर आ जाता है, न्यूट्रल बनाए रखने के लिए ऐसा करता है, उदासीन बनाए रखने के लिए करता है। चंगू मंगू समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ आंसर दो।
नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? क्या बोल रहे हैं हमसे? CaOCl2 इस कंपाउंड यानी इस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? सो इसका नाम क्या है बेटा? सो ये है हमारा विरंजक चूर्ण। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताएंगे? सो आप मुझे बताएंगे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से, है ना, अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स से किसे और किस नाम से जाना जाता है। आप मुझे इसका केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम जो है, केमिकल नेम जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट यस, ये Cl2 का CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? सो वो विरंजक चूर्ण है। सबसे पहली चीज़ कि ये क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो ये बहुत सारे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जैसे ये किससे मिलकर बना है विरंजक चूर्ण? सो ये कैल्शियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन से मिलकर बना है। 3 अलग अलग एलिमेंट से मिलकर ही ये बना है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? विरंजक चूर्ण बनाते हैं। सो जल्दी से बताइए, क्या लगता है आपको कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाएगा? विरंजक चूर्ण बनाएगा। क्या लगता है कि वो कौन सा पदार्थ हो सकता है? सो भैया वो होगा शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे हम उसे? शुष्क बुझा हुआ चूना। ये क्लोरीन से क्रिया करके ही क्या बना सकता है? सो ये बना सकता है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, कठोर जल को मृदु जल के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाएगा? सो हमने सोडियम की, सोडियम क्या होता है? सो ये इसका जो संकेत चिन्ह है वो Na होता है। सोडियम की बात करें सो ये बेटा एक मेटल होता है। ये क्या है? एक मेटल, यानी कि बेटा ये एक धातु है। ऐसी धातु है जो कैसी होती है? कठोर नहीं होती है, बल्कि ये कैसी होती है? आसानी से चाकू से काटी जाने वाली धातु होती है। क्लियर? सोडियम एक ऐसी धातु होती है जिसे आसानी से चाकू से कट किया जा सकता है, काटा जा सकता है। सो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सुनो, हमने क्या देखा? कठोर जल को मृदु करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर कठोर जल को मृदु करने की बात आए तो मृदु करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं, का क्या किया जाता है बेटा? उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी। एंड यस, सोडियम के होते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। जैसे NaCl भी इसका एक कंपाउंड यौगिक है, जिसे हम साधारण नमक के नाम से भी जाते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। सबके अपने अलग अलग यूज़ होते हैं, हर एक कंपाउंड का अपना एक अलग यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? लो भाई, एक बहुत ही प्यारी सी कहानी हमारे सामने है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बेटा अगर बात किसकी आती है? विलयन की, यानी कि सॉल्यूशन की। सो इस सॉल्यूशन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना है बेटा? इक्वेशन। इस अभिक्रिया के लिए हमें क्या लिखना है? समीकरण लिखना है। तो सुनो, पहली बात तो हमने देखा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होगी। और वो अभिक्रिया क्या होगी? तो हमने देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने क्या देखा? गर्म किया गया। इसे क्या प्रदान की गई बेटा? ऊष्मा प्रदान की गई। सो इसने क्या किया भाई? Na2CO3 बनाया। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका केमिकल नेम बता दो फटाफट से। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? फटाफट से बताएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही साथ H2O भी प्राप्त होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? मुक्त। तो हमसे तो पूछ ही रहे थे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के सॉल्यूशन को गर्म करने पर क्या होगा, तो हमने बता दिया भाई, ये कहानी यहाँ से प्राप्त होगी। हमसे बोला कि इक्वेशन में बताना है, तो हमने ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए हमें समीकरण लिखने को बोला था, हमने लिख दिया समीकरण। कोई कंफ्यूजन? अब देखो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है।
ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो हमने देखा भाई सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 4 एलिमेंट है। हमने देखा सोडियम के कितने एटम दिख रहे हैं यहाँ पर हमें 2 अभिकारक में, सो सोडियम के 2 एटम हमें यहाँ पर भी मिले। हमने देखा हाइड्रोजन के ये कितने एटम है 2, हमने देखा भाई यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 ही एटम है। फिर हमने देखा कार्बन के कितने एटम है 2, सो हमें पता चला कि एक कार्बन यहाँ है और बेटा एक कार्बन यहाँ है। अब बचा क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 एटम, ये 2 यहाँ, 3 दूनी 6, टोटल कितने एटम है 6, सो 3 एटम इसके यहाँ हो गए बेटा, एक एटम इसका यहाँ हो गया और 2 एटम यहाँ, 3 2 1 कितने होते हैं, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6 होते हैं। यानी हमने जाना कि इसका समीकरण बैलेंस्ड इक्वेशन आप सभी के सामने है। हमसे जितना पूछा था हमने वही किया, हमसे जितना पूछा था बेटा उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया है, सो उसी के अकॉर्डिंग हमने आंसर को बताया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आपने नाम सुना ही होगा, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए हमें क्या बताना है, समीकरण बताना है। बेटा ये बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन है आपके सामने, जहां हमने क्या देखा है, सो हमने देखा है कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं और इसी के साथ हमारा क्या है, सो ये इसका पूरा फॉर्मूला है। जैसे हमने क्या देखा, CaSO4 और ये हाफ H2O है, इसकी रिएक्शन किससे हुई, सो हमने जाना इसकी रिएक्शन किससे हुई, पानी से हुई। फिर हमें पता चला कि इसने हमें कुछ ये प्रदान किया है CaSO4 और 2H2O प्राप्त हुआ है। समझ पाएंगे नहीं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, सो जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन किससे हुई, जल के साथ हुई। मैंने स्टार्टिंग में CaSO4 पढ़ा था, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो कैल्शियम सल्फेट है अगर हम इसके बारे में बात करें सो पूरा पढ़ेंगे, ये पूरा इसमें इंक्लूड होगा और इसकी रिएक्शन अगर किससे होती है, सो प्लास्टर ऑफ, ये पूरा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर इसकी रिएक्शन पानी से कराएंगे तो हमें इसके लिए कुछ ये समीकरण दर्शाना होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आते हैं। दैट्स इट, यहाँ पर होती है हमारी कहानी कंप्लीट एंड फाइनली हमारा जो चैप्टर होता है वो होता है, मतलब पाठ्यगत प्रश्न हैं वो यहाँ पर होते हैं फिनिश, यानी कि ओवर, यानी कि कंप्लीट। सो भाई वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, इसे शेयर करना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करना है। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये हैं कुछ अदर प्लेटफॉर्म जहां आप हमसे मैग्नेट ब्रेन से जुड़ सकते हैं और हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर भी अपलोड होती हैं, आप जुड़ सकते हैं। ई नोट्स, ई बुक के लिंक कहाँ मिलेगी बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ YT पर बेटा लाइव आकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़कर हमारे जो सेशंस है ना बेटा वो अटेंड कर सकते हैं। और ये हैं हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के कुछ टॉप कोर्सेज, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, मैम ने पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, पूरी जानकारी दे दी है। लाइक शेयर करना नहीं भूलना है एंड यस, प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू क्लास।